हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 का 4th चैप्टर लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो 4th है और इसका जो नाम है वो आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आदिवासी जो जंगलों पर पूर्ण तरीके से निर्भर थे वो अपने जीवन बसर के लिए क्या क्या करते थे और किस तरीके से जब कंपनी आई, जब अंग्रेज आए तो उनके जीवन पे क्या जो है प्रभाव पड़ने लगे, जिससे उन्हें परेशानी हुई, उन्होंने आवाज़ भी उठाई इसके खिलाफ। तो इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आज ही चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, आइए देखते हैं इसे। 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों में घूमते हुए देखा गया। ये छोटा नागपुर अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को दोगुना कर सकता था। बिरसा ने खुद ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा, यानी कि दीकू जो बाहरी लोग, इसमें अंग्रेज आते थे, व्यापारी आते थे, जमींदार आते थे, है ना, कि गुलामी से आज़ाद कराने के लिए जो है भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और वे उसे भगवान मानते थे और उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याओं को दूर करने आया है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, जिन्हें कहते थे बिरसा। ये झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में देखे गए और इन्होंने लोगों को जागरूक किया और उन्हें उनसे वादा किया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम दूर करने आए हैं और हमें खुद ईश्वर ने भेजा है आपके लिए कि आपकी समस्याओं को हम दूर कर सकें, है ना। तो ऐसे लोग मानते थे कि इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और अनाज की, यहाँ तक कि अनाज की ढेरी को भी दुगना कर सकते हैं। तो इनकी शक्तियों के बारे में ये जो चर्चा थी वो बहुत पूरी तरीके से फैली हुई थी और लोग इसी से आकर्षित होकर इनके पीछे जो है इनके अनुयायी बहुत सारे लोग बन जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके से दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल और उरांव भी शामिल थे इसमें। ये सभी अपने आसपास आ रहे थे और बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी और आजीविका खतरे में थी और उनके जो धर्म थे वो भी छिन्न भिन्न होते दिखाई दे रहे थे। तो इन्हें इस टाइम एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इनके लिए खड़ा हो, जो इनको जागरूक करे और इनके अधिकारों के बारे में बताए, इनके अधिकारों को जो है दिलाए, है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति उभर कर आए बिरसा मुंडा, जिसे इस समय जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे मुख्य नेता के रूप में वो जाने जाते हैं, नेतृत्वकर्ता जो है। तो ये जो यहाँ पे आगे दिया गया है इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे, या फिर दीकू कौन थे, बाहरी लोग कौन थे जिन्हें दीकू कहा जाता था, है ना, इलाके के लोग गुलाम कैसे बन गए। तो ये सवाल हैं। इसको देखते हैं कि पिछले साल अपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर जो है कबीले के रीति रिवाज और ब्राह्मण द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और उनके रस्मों में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जो पिछले जो हमने देखा था चैप्टर्स में, उसमें जो आदिवासियों के बारे में हमने पढ़ा था उनके रीति रिवाज और जो ब्राह्मण थे उस टाइम, जो राजा के समय पर ब्राह्मण होते थे, उनके द्वारा जो रीति रिवाज बनाए जाते थे उनसे बिल्कुल भिन्न थे। वो आडंबरों पर विश्वास नहीं करते थे, हमने पढ़ा था, है ना। तो इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं था जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधन में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। ये बोल रहे हैं कि इनके अंदर कोई सामाजिक जो है कोई ऐसा भेद नहीं था, जाति भेद, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई सामाजिक फर्क नहीं था कुछ अधिक जो है किसी के पास धन था, किसी के पास कम था। तो एक सामाजिक जो विभिन्नता दिखती है ये इनके अंदर दिखती है, लेकिन जातीय विविधता नहीं थी। जैसे कि हमें हमारे जो राजा महाराजा थे, जो भी हमने काल देखे उसमें जो एक वर्ण विभाजन देखा जो ब्राह्मणों द्वारा किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया है कि उड़ीसा में डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं जो बाजार जाते हुए नदियाँ पार कर रही हैं। तो इन्हें कुछ जो है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से तो वन पे निर्भर थे, लेकिन इनकी कुछ आवश्यकता होती थी जो वनों से पूर्ति नहीं होती थी, तो वो बाजार जाती थी, वहाँ से लाती थी, है ना। तो आगे जो हमारा टॉपिक है इसको देखते हैं।
तो इसमें है कि जनजातीय समूह किस तरीके से जीते थे, और इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो इसके बारे में देखते हैं कि झूम खेती कैसे की जाती थी, कहाँ पे की जाती थी, इसकी जो है इसके नियम क्या होते थे, किस तरीके से किए जाते थे, है ना। आइए देखते हैं इसको। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी जो है तरह तरह की गतिविधियां करते थे। तो उसमें जो पहला है वो झूम खेती है। तो देखते हैं कि उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती भी कहा जाता है, क्योंकि ये झूम खेती होती है जो किसी निश्चित स्थान पर नहीं होती है, कुछ समय के लिए वहाँ पे, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए किसी और जगह पे, है ना, इसीलिए इसको घुमंतू खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगे घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस जो जले होते थे उनका राख बन जाता था, तो वह उसी राख को वहाँ पे छिड़काव कर देते थे, जो पोटास की तरह काम करता था, क्योंकि उसमें पोटास की मात्रा पाई जाती थी, पोटास पाया जाता था, है ना। तो जिसमें मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, और वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन को खुरसते थे, और वे खेतों को जोतने और बीज रोपण की बजाय उन्हें जो है क्या बोलते हैं कि उसके बाद जो ये क्या करते थे, खेतों को खुरचने के बाद जब एक जो है वे जो खेत जो जोते हुए खेत होते थे उनमें जो है बीज बोते नहीं थे, वो बस उन्हें बिखेर देते थे, जिससे कि वहाँ पे एक फसल तैयार हो जाती थी। तो उसे काट के वे दूसरी जगह चले जाते थे, जहाँ उन्होंने फसल अभी तक जो है काटी थी, वह जगह कई साल तक वो पड़ती छोड़ देते थे, क्योंकि इनका मानना था क्योंकि जो इसमें पोटास की मात्रा थी या फिर जो इसमें जो भी था मिनरल्स वो जो है अभी ख़त्म हो चुका है। तो क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से खेती करते थे, इसमें कोई खाद्य ये सब का प्रयोग नहीं होता था, तो इसकी वजह से वो उसको कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ देते थे, जिसमें कि फिर से वो उसमें वही उर्वरा शक्ति आ जाती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। पूर्ववर्ती भारत, जहाँ सेवन सिस्टर्स आपने सुनी होंगी, 7 बहन जो सेवन सिस्टर कहते हैं पूर्ववर्ती भारत को, वहाँ पे इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक और आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। तो जो जंगलों में रहते थे या फिर जो पहाड़ी इलाका है उधर, तो उधर रहते थे ये लोग, है ना। तो इनका जो पूरी ज़िंदगी थी वो जंगलों पर ही डिपेंड थी। ये जंगलों से ही जो कुछ भी प्राप्त करते थे वो जंगलों से ही प्राप्त करते थे। तो किस तरीके से आगे चलकर हम देखते हैं कि इनकी जो घुमंतू खेती है उस पर रोक लगा दी जाती है ना, जिससे इनका जो है जीवन बहुत प्रभावित होता है। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वह कि कुछ शिकारी और संग्राहक थे, तो वो किस प्रकार से थे उसको देखते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। प्रति का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसमें लिखा गया कि कुछ समय के लिए जो बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को प्रति कहते हैं, उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाती है इसके लिए, है ना। और साल एक वृक्ष का नाम है, और महुआ एक फूल है जिसे खाया भी जाता है और इसे शराब भी बनाई जाती है। तो ये अधिकतर गाँव में अभी भी देखेंगे, जहाँ पे महुआ का पेड़ होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर झारखंड में भी बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं आगे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले गोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे, और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे, है ना। वे जंगल से मिले फल और जड़ खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के पेड़ों का इस्तेमाल करते थे, जो उनकी लकड़ियाँ होती थी सूखी, है ना। इलाज के लिए बहुत सारी जो है जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, और जंगलों में इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश की फूलों की आवश्यकता होती थी, तो वे जो है इन गोंड समुदाय के लोगों से कहते थे कि हमें भाई इनकी ज़रूरत है, आप हमें इस ज़रूरत को पूरा करने में मदद करो। तो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि जो ये समुदाय थी, ये जो लोग थे, ये कुछ संग्राहक भी थे, शिकारी भी थे, और ये लोग जो मुख्य रूप से डिपेंड करते थे वो जो है पेड़ पौधे पर ही डिपेंड करते थे। इनका जो बोले कि एक आय था या फिर जो खाने का जो भी है, वो पेड़ पौधे पर ही, जंगलों में ही रहते थे, उसी में करते थे जो भी करना होता था। और कुछ वृक्ष होते थे, जो कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, अभी भी आप बहुत सारे जो आयुर्वेदिक जो देखेंगे औषधि बनाई जाती है वो जड़ी बूटियों से ही खोज कर बनाई जाती है। तो पहले ये लोग यही करते थे, है ना।
और दो फूल यहाँ पे है, एक है कुसुम और एक पलाश। ये कलर होता है कपड़ों को या फिर उस को रंगने के लिए, जैसे हमने कल नील पढ़ा था है ना। इसका भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कलर आता है इन दोनों को। आप कभी देखिएगा अगर ये फूल मिले आपको। तो आगे देखते हैं कि इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था, जिसे जो है आदान प्रदान की बोलते हैं। वे अपने कीमतों और वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरत चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँवों में नौकरी भी करते थे, तो कई बोझा ढोते थे, तो कई सड़क निर्माण में कार्य करते थे। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। जब वन उत्पाद कम पड़ने लगा तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा और औरों के लिए काम करने में कतराते थे। बैगा एक ऐसा समुदाय था जो मानता था कि हम जो है जंगल की संतान है, जो केवल जंगल की उपज पे ही जिंदा रह सकती हैं। मजदूर करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो कुछ समुदाय ऐसे भी थे, कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जो जिनका ज़रूरत नहीं पूरा होता था, तो वो नौकरियां भी कर लेते थे, छोटी मोटी कार्य भी कर लिया करते थे, जिससे कि उनका जो है आवश्यकता है वो पूरा हो सके। लेकिन उसमें से एक बैगा जनजाति था जो ये कतई स्वीकार नहीं करता था कि हम किसी और के लिए कार्य करें। वो खुद के लिए वो जो भी करेगा, वो उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो जंगल से ही पूरी होंगी। वो मानते थे कि हम जंगल की संतान हैं और हम किसी और के लिए कार्य नहीं करेंगे, है ना। वो उनके लिए जो है अपमान की बात थी। तो आइए देखते हैं इसी में आगे। उससे पहले ऊपर में एक बॉक्स दिया गया था, यहाँ पे देखिए कंद जो कबीले पे औरतें हैं ये कैसे पत्तियाँ ले जा रही हैं। इसी में आगे देखते हैं। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करना पड़ता था। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे, क्योंकि जो बाहरी चीज़ें हैं जो बाज़ार में मिलती है उसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है ना। व्यापारी बेचने को चीज़ें लेकर आते थे और भारी भरकम कीमत पर उन्हें बेच जाते थे। दो सूदखोर महाजन होते थे, वो आदिवासियों को कर्ज तो दे देते थे, लेकिन उनका जो ब्याज होता था वो बहुत ही ज़्यादा होता था। इस तरीके बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी की दलदल में इस तरह ढकेला कि वो उससे बाहर निकले, बहुत परेशानियाँ हुई उनको। लिहाजा वे महाजन और व्यापारियों को बाहरी शैतान और आपसी जो है अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। इन्हें लगता था कि जो ये महाजन लोग हैं या बाहरी जो दीकू, जिन्हें दीकू कहा जाता था, ये लोग जो शैतान हैं और हमारे जीवन को ये नष्ट कर देंगे, हमें प्रभावित कर रहे हैं, तो इन्हें लोग रावण की तरह, जो रावण बुराई का प्रतीक है, उसकी तरह मानते थे, है ना। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया है, आप देखिए। ये क्लियर तो नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो आदिवासी समूह थी भारत में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, है ना। तो यहाँ ज़्यादातर इधर 7 सिस्टर्स में, तो फिर दक्षिण भारत, उत्तर भारत, हर बिहार में नहीं है, फिर यूपी में नहीं है। तो यूपी में भी कुछ हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। यूपी में भी जनजातियाँ पाई जाती है ना। आगे देखिए, आगे जो हमारा कुछ जो अगला हमारा टॉपिक है वह कुछ जानवर पालते थे। तो इनके जो अलग अलग, हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो आदिवासी थे उनके भी अलग अलग प्रकार थे। कुछ खेती करते थे, कुछ जो है शिकार और संग्राहक थे, कुछ जो है जानवर भी पालते थे। तो एक उन्हीं में प्रकार है, कुछ जानवर पालते थे। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है कि बहुत सारे आदिवासी समूह जो जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे और जो मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों को रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जैसे घुमंतू कैसी कृषि करते थे ना लोग, कि एक जगह मान लो कि हमने वहाँ कर लिया, वहाँ से जो अनाज प्राप्त हो उसके बाद उसको परती छोड़ देते थे और फिर वो कहीं और चले जाते थे। ठीक उसी तरह से कुछ थे ये लोग भी। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह चले जाते थे, उसको छोड़ देते थे, उस इलाके को जो है फिर से वहाँ पे घास आएगी, है ना। पंजाब के जो आप देखते हैं यहाँ पे, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय में गाय भैंस के झुंड पाले जाते थे, है ना। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग जो है गडेरिए थे और कश्मीर के बकरवाल जो है बकरियां पालते थे। अगले साल जो है हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। तो आगे देखते हैं इसको।
तो कुछ लोग जो है एक जगह खेती करते थे, अस्थायी खेती करते थे, है ना। उन्हीं में से एक प्रकार है उनका आदिवासियों का। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। बार बार जगह बदलने की बजाय वो साल दर साल जो है एक ही जगह पर खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। तो बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्य को उन निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्हें सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा जो है ताकतवर होते थे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जातीय भेद नहीं था, लेकिन जो है जो सामाजिक जो समानता होती है ना उनके अंदर नहीं थी, है ना। थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन थी। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। तो ताकतवर होते थे और खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। तो कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन करने लगते थे कि भाई इस पे जो है बराबर का हक की बात की जा रही है कि सभी का इस पे एक हक होगा। इसके लिए तो ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले लोगों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना चाहिए और सभ्यता का जो है प्रतीक हो, सभ्य बनना चाहिए। उन्हें लगता था कि जो लोग घुमंतू खेती करते हैं वो असभ्य होते हैं, है ना। तो उन्हें बर्बर माना जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा, तो इसका भी बहुत सारा जो है आप देखेंगे कि इसके भी बहुत प्रकार ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। तो इसके भी बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे कि पहला आदिवासी मुखिया का क्या हुआ, फिर घुमंतू जो काश्तकारों का क्या हुआ। तो इसमें भी देखेंगे कि जो इनके पार्ट थे उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे एक जो है बॉक्स बनाया हुआ उसमें लिखा गया है बेवड़। ये शब्द जो है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अंग्रेजों के आने से पहले जो है बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखिया का जो है महत्वपूर्ण स्थान था, है ना। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत थी। वे अपने इलाके का नियंत्रण रखते थे। वे कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन और वन प्रबंधन के लिए जो है नियम खुद ही तय करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है ना। लेकिन ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखिया के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। कई कई जो है गांवों का पर ज़मीन का मालिकाना हक तो उन्हें मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ जो थी वो छिन गई। उनके जो निर्णय लेने की जो शक्तियाँ थी वो उनसे छीन ली गई। वो ये निर्णय नहीं ले सकते थे कि जो है वन प्रबंधन है वो किस तरीके से होगा, या फिर उनके इलाके में जो भी कानूनी व्यवस्था जो है वो उनके द्वारा तय नहीं की जाती थी, है ना। तो उन्हें ये जो है मुखियाओं से उनका जो है ये निर्णय लेने की जो शक्ति है वो छीन ली गई। आगे देखते हैं कि और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो बनाए गए नियम थे उनको मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, उन्हें तोहफे देने पड़ते थे, है ना। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह की जो है अनुशंसा में रखना पड़ता था अपने समूहों को। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। वे परंपरागत जो है कामों को करने के लिए लाचार हो गए थे। तो किस तरीके से आपने देखा कि मुखिया जो एक शक्तिशाली वर्ग जो उभर रहा था उसको अंग्रेजों द्वारा किस तरीके से दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली जाती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, तो इसके बारे में देखते हैं। ये घुमंतू काश्तकार कौन थे। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी होती थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। कौन? घुमंतू जो खेती करते थे, है ना, और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह स्थायी रूप से बसे रहे। इनसे उनका फ़ायदा था। वो ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि अगर एक गांव में अगर आप जानते हैं कि अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, उनको आपको अगर नियंत्रित करना है तो आप ये चाहेंगे कि वो जो चारों बच्चे हैं वो एक साथ रहे, ताकि आपको जो है आसानी हो उनको इकट्ठा करने में, उनको किसी बात को समझाने में या उन्हें कुछ सिखाने में, है ना। लेकिन उसी तरह से अंग्रेज भी चाहते थे कि ये जो आदिवासी लोग हैं अगर वो एक साथ रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे, तो उन पे शासन करना आसान होगा। या फिर उनसे जो अगर एक जगह रहेंगे तो उन पे हम कर लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं ना, तो इससे एक स्रोत होगा आय का। तो इस तरीके से जो इनकी जो एक योजना थी वो इसके लिए वो चाहते थे कि जो घुमंतू लोग हैं वो एक जगह कृषि करें, है ना। तो आइए देखते हैं इसको आगे।
स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए जो है आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, तो इसके लिए भी ये आसान था। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्हें ज़मीन की माप प्रत्येक व्यक्ति मापन किया और प्रत्येक व्यक्ति का जो है हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि कितने जो है कौन से लोग कितने लगान देंगे। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और वे भूस्वामी को सरकार को जो है लगान देते थे। तो किस तरीके से जो है पहले एक तरीके से एक जगह पे खेती होती थी, लेकिन अभी जो है इनको बांट दिया गया। हर किसी को अपना अपना जो है खेत दे दिया कि आपका इतना है, आपका इतना है, आप इतना लगान दोगे और आप इतना लगान दोगे, है ना। तो झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की जो ये कोशिश है वो नाकामयाब रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़मीन थे। हर जगह पे एक जैसा ज़मीन नहीं होता है। किसी को दिया जहाँ पे बहुत सारी उपज होती थी, किसी को दिया जो बंजर थी वहाँ पे उपज ही नहीं होती थी, है ना, वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं थी, तो इससे प्रॉब्लम आने लगी। तो जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता है, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई का भी कोई साधन नहीं था, है ना, तो कैसे खेती होगा। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जो कृषि कर रहे थे उन्हें फिर से वही तरीके से कृषि करना है, और वो जो है ये अधिकार चाहते थे। तो व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी जो है ये बात माननी पड़ी। उन्हें लगा कि फिर से विद्रोह हो जाएगा, इससे अच्छा कि हम इनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार ये आवाज़ उठा रहे हैं तो इन्हें जो ये मांग रहे हैं इससे पहले जो है इनकी आवाज़ बंद नहीं होगी। तो मजबूरन अंग्रेजों को जो है उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीले को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने के लिए छूट दे दी गई, है ना। तो किस तरीके से आपने देखा कि घुमंतू खेती पे रोक लगाया जा रहा था, लेकिन विद्रोह के बाद फिर से अंग्रेजों ने मान लिया कि चलो भाई कर लो। फिर वन कानून और उनके प्रभाव देखेंगे, आइए देखते हैं इसको। उससे पहले आप यहाँ पे चित्र देखिए कि यहाँ पे बनाया गया है गुजरात के जंगल में खेती की जा रही है भील औरतों द्वारा। भील एक जनजातीय समूह है ना। घुमंतू खेती गुजरात में अभी भी की जाती है और आप देख रहे हैं कि ये पेड़ों को काट कर किस तरीके से जो है खेती कर रहे हैं ये लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिवासी समूहों का जीवन जो है जंगल से जुड़ा हुआ था, और कानून में जो है वन कानून में आए बदलाव के कारण जो है आदिवासी का जीवन पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, है ना, भारी असर पड़ी। तो आइए देखते हैं आगे। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी थी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ियां पाई जाती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं को चराने तक की जो है इजाज़त नहीं थी। तो जो जंगल जो पहले आदिवासियों की जो घर था उसको किस तरीके से अंग्रेजों ने उजाड़ दिया, उन्हें जो है राज्य की अंदर ले आया और उसे बोला कि भाई ये आरक्षित है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते, यहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, यहाँ पे आप घूम नहीं सकते हैं, यहाँ पे आप जानवरों को नहीं चरा सकते हैं, है ना। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह से ज़िंदगी जी सकते थे, इसीलिए उनमें से बहुत सारों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन इधर उधर भटकना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों के सामने एक समस्या आ जाती है कि मान लो कि हमने किसी वन को जो है आरक्षित कर दिया, वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो इमारती लकड़ियाँ हैं, तो लेकिन आरक्षित कर दिया, जब वहाँ पर कोई जाएगा ही नहीं तो वहाँ की लकड़ियों को काटेगा कौन, उसको लाएगा कौन, है ना, कौन कार्य करेगा। और अगर हम किसी को बोलेंगे भी तो वो नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो वहाँ से उन लोगों को निकाल दिया है। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हल ढूंढा, क्योंकि अंग्रेज स्टार्टिंग से ही चतुर चालाक है ना। तो देखते हैं कि जैसा कि अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों को रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हुई। कि समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए जो पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों को इंतजाम करना था। तो मजदूर जो थे वो इतनी बड़ी मात्रा में कहाँ से आएंगे, सब तो जो है अंग्रेजों से नाराज़ थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने जो है इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दे दिए जाएँ और उन्हें वहाँ खेती करने के लिए भी छूट दे दी जाए। बशर्ते जंगलों में रहने वाले लोगों का मतलब एक शर्त होगा कि अगर वो जंगल में रहेंगे तो मजदूरी जो है करनी होगी। किसके लिए मजदूरी करनी होगी, वो जंगलों की देखभाल करनी होगी और वो जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो है देखभाल करनी होगी और उनको काट कर जो है अंग्रेजों के लिए जो है एक श्रमिक के रूप में कार्य करना होगा। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गाँव बसा दिए गए। तो जंगल गाँव जो बसा दिए गए, वहाँ पर कुछ लोगों को रहने की अनुमति दी गई। उसके बदले में एक शर्त रखी गई, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ की जो भी
ज़मीनों पर जो पेड़ इमारती लकड़ियाँ उगाई जा रही हैं, इनका जो है आप काट कर और उसकी देखभाल करेंगे और काट कर जो है उसको आप पहुंचाएंगे, है ना, वन विभाग के लिए। तो ये एक सस्ते श्रम की आवश्यकता थी, इसीलिए अंग्रेजों ने ये थोड़ी बहुत दया दिखा दी, वरना ऐसा कुछ इनके मन में चल नहीं रहा था। ये करने वाले नहीं थे, अपने जो है अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते थे, है ना। तो आइए आगे देखते हैं। तो एक बॉक्स दिया गया है, इसको देखने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक स्लीपर का मतलब क्या होता है कि लकड़ी के जो क्षैतिज तख्ते होते हैं जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है, उनको कहते हैं ना। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, इसमें बताया है कि अंग्रेज़ के इस देश में जीना कठिन है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है अंग्रेज हर ज़मीन पे कब्जा कर लिया उन्होंने, खेतों पे कर लिया, जो जंगल थे उस पे कर लिया, यहाँ तक कि उनकी जो पशु थे उनकी चराई कर भी लगा दिए, उनको चरना भी मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि उनके लिए घूमना भी मुश्किल हो गया जंगलों में। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। एक एल्विन थे, इन्होंने ही जो है इनके बारे में जानने के लिए दौरा पे गए थे, तो इन्होंने ही इनके गीत को, कविता को इस तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इसको आप घर पे देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आइए आगे देखते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, उन्हें नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें उन्हीं तौर तरीकों से जो है जीना स्टार्ट किया जिसे जो है कानूनी घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया अंग्रेजों द्वारा, है ना। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की, उसमें 1906 में जो है संग्राम संगमा द्वारा और असम में, और 1930 में जो है के दशक में मध्य प्रांत में सत्याग्रह होने लगे। तो इस तरीके से जो है विद्रोह होने लगे। जाहिर सी बात है कि जब किसी के अधिकारों का हनन होता है, जब किसी की जान पे आती है, जब वो उसकी जीविकोपार्जन पे असर पड़ता है ना, तो वो आवाज़ उठाता ही है। अब यहाँ तक कि उनके पेट पे लात मार रही है, लोग जंगल में रहते थे, जंगल ही उनका सब कुछ था, उसी पे इस तरीके से जो है नियंत्रण कर लेना इन्हें बिल्कुल भी जो है इनके जीवन को बहुत ही बुरी तरीके से जो है प्रभावित कर रही थी। तो इसके लिए आवाज़ उठाना तो लाजमी था, उठाएंगे ही ये लोग, है ना। तो आगे की जो हम टॉपिक देखते हैं कि व्यापार की समस्या। तो आइए देखेंगे कि इस समस्या व्यापार की क्या समस्या थी। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापार और महाजन जंगलों में जो है जल्दी जल्दी आने लगे। वे उपज खरीदने और नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों में क्या जो है असर पड़ेगा उनके जीवन पर, यह समझने में आदिवासियों को जो है कुछ समय लग गया। तो एक अचानक से अगर हम परिवर्तन देखते हैं तो उसको सोचते तो हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे कि उसको समझ पाते हैं कि आगे इसका क्या जो है प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। तो इसी तरीके से कुछ इनके साथ हुआ। ये समझने के लिए कि आइए रेशम उत्पादक की स्थिति को देखते हैं। तो हमने पिछले जो वीडियो में देखा कि यूरोप में जो है नील और जूट कपास किस तरीके से मांग उठ रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से जोर जबरदस्ती नील का उत्पादन कराने के लिए जो है किया, जिसकी वजह से नील विद्रोह भी हुआ था, है ना। तो 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में बहुत भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित कर रही थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे उनको लगा कि भाई यूरोप में इसकी मांग है, तो अगर हम इसको देते हैं यहाँ पे कम कीमत पर, अगर वहाँ पर ऊँची कीमत पर बेचेंगे तो जो है उनका जो है मुनाफा इसमें बहुत ज़्यादा था। तो इसके लिए उन्होंने जो है लोगों को जोर ज़बरदस्ती करना या फिर उनके ऊपर दबाव डालना स्टार्ट कर दिया। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीटों का पालन करते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे कि भाई लो, आप कर्ज लो और इससे आप जो भी आपको सामान लेना है, इसके लिए जो भी आवश्यकता है उसको आप पूरा करो, है ना। उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे और 1000 कृमि कोषों के बदले 3 से 4 रुपये उन्हें मिलते थे। तो किस तरीके से अगर हम किसी से पहले ही पैसा ले लेते तो हम उनके बोझ के तले दब जाते हैं ना, हमें कुछ बोलना भी नहीं बनता कि भाई क्या बोले, उन्हीं से पैसे लिए, है ना। तो इसी तरीके से कुछ इनका भी हाल था। तो जितने दाम में उन्हें मांगते उन्हें देना पड़ता था उनको, है ना। तो इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना जो है ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम कर रहे वाले बिचौलियों को जमकर फ़ायदा हुआ। देखिए, बिचौलियों को स्टार्टिंग से ही फ़ायदा होता है। जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं वो उधर से भी कुछ ले लेंगे और जिसको दे रहे हैं उधर से भी कुछ लेंगे, है ना।
तो रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा हुआ। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार को और व्यापारियों को अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं। भाई इतनी मेहनत से जो कीट पाल रहा है उसको अगर उसकी आय के बराबर जो उसने लगाए हैं उसके बराबर है उसको मुनाफा नहीं हो रहा तो फिर किस काम का है ना। अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपने जितना उसमें एफर्ट्स किया है, जितने उसमें आप लगाए हैं पैसे, अगर उसके उतने भी नहीं आते हैं तो आप उस बिज़नेस को चलाने से क्या फ़ायदा है ना। उसको बढ़ाने के लिए या फिर जो आप अगर किसी दुकान को खोल के बैठे हैं तो अगर आपका डेली इतना भी नहीं आता है कि आपका घर परिवार चल सके तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसी तरीके से इनका भी था, ये मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन इनका जो है मुनाफा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक पिक्चर यहाँ पे आपको लगाई गई है जो है औरतों द्वारा बुनाई करती हुई, और यहाँ पे एक चटाई बुनती औरत दिखाई गई है। आगे देखते हैं कि काम की तलाश में जब लोगों की आवश्यकता बढ़ने लगी और लोगों के पास पैसे नहीं थे, ऐसी कोई संसाधन नहीं थी जिससे कि उनकी आय आ सके, तो लोग काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। तो आइए देखिए, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ख़राब थी, क्योंकि 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान फैलने लगे थे और खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम कर रहे आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया और जो है लोगों को ठेकेदार के माध्यम से भर्ती किया जाता था। और वे ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देता था बल्कि उन्हें घर भी वापस नहीं लौटने देता था, ये जो मजदूर होते थे, है ना। तो यहाँ पे जो आपको चित्र दिख रहा है इसको देखिए, ये बिहार के जो है कोयला खाने का जो है चित्र है यहाँ पे 1948 का। तो ये जो लोग थे वो कार्य तो करते ही थे, लेकिन जहाँ पे कार्य करते थे वहाँ पे मानवोचित दशा नहीं होती थी। वहाँ की जो ये परिस्थितियाँ थी वह रहने लायक नहीं थी, बहुत ही गंदगी भरी हुई थी, और जहाँ पे ये काम करते थे, है ना, दम घुटता था यहाँ पे लोगों का। तो यहाँ पे 1920 के दशक में कोयला खदानों में जो है प्रति वर्ष जो है 2000 से ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो जाती थी इन कोयला खदानों में। तो किस तरीके से लोग अपनी जान पे खेल कर जो है कार्य करते थे। फिर भी आगे देखते हैं, इसको नज़दीक से देखने पर एक नज़र इसमें देखते हैं क्या है। 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहारों पर लगी पाबंदियों और नए करों और व्यापारिक और महाजनों के खिलाफ जो है शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों द्वारा विद्रोह होता है, फिर 1855 में संथालों द्वारा बगावत होती है। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह होता है 1910 में। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह होता है। बिरसा मुंडा जो कि जिस आंदोलन से जुड़े हुए थे वो भी इसी तरह का जो है आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। तो ये जो आपको यहाँ पे डेट दिए गए हैं 1910 में बस्तर विद्रोह, 55 में संथाल, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये डेट। तो आगे हम देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़े थे, फिर देखते हैं। तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ था। इनके पिता गरीब थे और बिरसा का बचपन जो है भेड़ बकरी चराते और बांसुरी बजाते स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनका परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, है ना। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुनी थी। आपने भी बचपन में बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, दादा दादी के पास अगर बैठते होंगे आप बचपन में तो बहुत सारी कहानी सुनने को मिलती होंगी, यहाँ पे ये हुआ वहाँ पे हुआ, है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने भी बचपन में कहानियाँ सुनी कि विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह, है ना। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते भी देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरीके से आजाद थे। दीकू कौन थे? बाहरी लोग थे, है ना। इसमें कौन आते थे? अंग्रेज, शिल्पकार, जमींदार, है ना, ये सब आते थे। तो कहना था कि अगर एक बार फिर से उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार को बहाल हो जाए तो वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई खुद लड़ते थे, है ना। वे लोग की उनको याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। तो वो जो है लोगों को जो है उसके युद्ध के प्रति या फिर कि हमारे ऊपर इतनी सारी अत्याचार हो रही हैं इसके प्रति जो है उत्साह भरते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बिरसा स्थानीय मिशनरी जो है स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश का सुनने का मौका मिला। वहाँ जो मिशनरियों द्वारा जो उपदेश दिया जाता उन्हें बिरसा मुंडा ने सुना। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए।
उसने इन्होंने जो पहली दो वर्ड सुने ना कि जो है मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है, तो उन्हें अच्छा लगा। और जब जैसे ही उन्होंने ये सुना कि वे अच्छे तब ऐसा कर सकते हैं जब वे अच्छे ईसाई बन जाए, है ना, अपनी खराब आदतें छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किए और शुद्धता और दया पर जोर दिया। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने हर धर्म से जो भी उनको जहाँ जहाँ तक इनकी पहुँच थी अच्छी अच्छी चीज़ों को उठा ले। जैसे अगर हम मिशनरी की बात करें तो यहाँ से जो बुरी आदतें थी जैसे कि मद्यपान करना, ये सब जो बुरी आदतें थी वो सब जो है इनको अमन किया कि सब छोड़ देना चाहिए, है ना, तभी हम बन सकते हैं। अपनी जो है किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारकों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर जो है प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन और जादू टोना जैसे जो है ये सब अंधविश्वासों पर विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर मानते थे जिन्हें दिकू कहा जाता था, है ना, बाहरी लोग मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से जो है इन्होंने विरोध भी किया, लेकिन जो उन्हें अच्छा लगा उनसे उन चीज़ों को भी ग्रहण किया। तो अपने जो लोगों को है बोला कि आप शराब मत पियो, गाँव को साफ सुथरा रखो, है ना। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग जिसे सतयुग की चर्चा करते थे, जहां मुंडा लोग अच्छी जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उनकी काल्पनिक युग में मुंडा जो है अपने बिरादरों और जो रिश्तेदार थे उनका खून बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। तो उन्होंने बोला कि जो भी बुरी आदतें हैं आप उनको छोड़ दो, जो आप लड़ाई झगड़ा करते थे उसको भी छोड़ दो, रिश्तेदारों का खून मत बहाओ, है ना, शराब छोड़ दो, गाँव को शुद्ध रखो, ऐसे जादू टोना डायन वायन वाली बात पे विश्वास मत करो। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अंग्रेजों को लगा कि ये लोग जो है बिरसा जो है इनको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में जो है मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे। कौन चाहते थे? ये जो बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे ये लोग चाहते थे, है ना, जिससे कि अंग्रेजों को बहुत परेशानी हुई। तो उन्होंने इसे दबाने के लिए भी कार्य किया। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, ये देख लीजिएगा आप। वैष्णव मतलब जो विष्णु का जो है पूजा करते हैं, है ना। आगे जो है उसको देखते हैं हम। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत ज़मीनों और व्यवस्थाओं को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी जो महाजन थे उनकी ज़मीनों को छीन रहे थे और जो है मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। तो ये सब बातें जो है इन्हें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगती हैं और इन्हें लगता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा अपना धर्म है, इसको नष्ट किया जा रहा है, हमारी जो ज़मीनें हैं हमसे छीन ली जाएंगी। तो इसके लिए ये विद्रोह करते हैं ना। यह आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला भी किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दंगे फसाद के आरोप में 2 जो है साल की सज़ा सुनाई। इसके बाद जब बिरसा मुंडा वापस आते हैं तो 1897 में जेल में से लौटने के बाद बिरसा के समर्थक फिर से जुटते हैं और वह गांव-गांव घूमने लगते हैं। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषण का इस्तेमाल किया। जो भाषा का इस्तेमाल किया, वे आह्वान करते थे कि उन्हें नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण, जैसे कि रावण किसको बोलते हैं, रावण बुराई का प्रतीक होता है ना। तो ये दीकू और यूरोपीय थे, उनको रावण की संज्ञा देते हैं कि तबाही के लिए करना है हमें, है ना, इन्हें संघर्ष करना है इन दीकुओं की तबाही के लिए। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला करना शुरू कर दिया और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। और जो बिरसा का जो प्रतीक था वो सफ़ेद झंडा जो है माना जाता है। सफ़ेद झंडा बिरसा राज्य का जो है प्रतीक था, इसको आप याद रखिएगा।
ये विद्रोह चल ही रहा होता है कि अचानक से बिरसा मुंडा की जो है मृत्यु हो जाती है। और एक जो है नेतृत्वकर्ता जब नहीं रहता है किसी भी अगर आप कोई भी युद्ध कर रहे हैं, आपका भी कोई भी लक्ष्य है, तो एक नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत होती है, जिसके नहीं रहने के बाद जो है लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। अगर आप हम नेता की बात करें, है ना, मुखिया की बात करें, अगर घर में कोई ऐसा सदस्य जो आप पूरे सदस्यों को बांध के रखता है, अगर वो उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो पूरा घर बिखर जाता है ना। उसी तरीके से ये जो बिरसा मुंडा का जो है मुंडा विद्रोह था, मुंडा की मृत्यु के बाद ये भी जो है ठंडा पड़ जाता है। तो सन 1900 में बिरसा मुंडा की जो है हैजे से मृत्यु हो जाती है और आंदोलन जो है ठप पड़ जाता है। यह आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। तो आंदोलन तो ठप पड़ गया, इसका मतलब ये नहीं था कि इस आंदोलन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। अभी ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि अगर बिरसा मुंडा चले गए, उनके जाने के बाद इस आंदोलन का क्या हुआ, ये ठप पड़ गया, तो क्या जिस वजह से ये आंदोलन स्टार्ट की गई थी वो सफल रही। तो कुछ ऐसे फ़ायदे हुए जैसे कि कहा जा सकता है कि सफल रही। इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए दिकू लोग, आदिवासी लोग जो है आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से जो है कब्जा नहीं कर सके। ऐसे कानून बनाए गए। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीक के जरिए इस जो है काम को अंजाम दिया। तो एक बार फिर से अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अगर हम कुछ गलत करते हैं इनके खिलाफ या फिर इन्हें ठेस पहुँचती है तो ये हमें फिर से एक बड़ी बड़ी क्रांति खड़ा कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत परेशानियां होंगी, है ना। तो ये जो इन गलतफहमी थी कि ये तो जो है आदिवासी लोग हैं, ये क्या करेंगे, ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसे कानून लागू किया जाता है जिससे कि आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा नहीं किया जा सकता। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।